सदस्यों का आज की इस जूम मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए उम्मीद करता हूं कि आज की मीटिंग वंडरफुल रहेगी, क्योंकि आज 7th और 8th भाव पे चर्चा करनी है। जीवन के बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। पहले मैं जानना चाहूंगा कि अब तक आपको भाव किसे कहते हैं और ग्रह किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, समझ में आ चुका या कोई डाउट है? क्योंकि आपको पता लग गया भाव किसे कहते हैं, राशि। गुड इवनिंग सर। भाव जैसे आपने बताया कि वो निश्चित है, वो स्थान जो है वो भाव है ना, हाँ, वो निश्चित रहता है। वो फिक्स है। और राशि क्लियर करिए। राशि जो नंबर लिखे हुए वो राशि के हैं, जो नंबर्स हैं वो राशि है। और जो ग्रह है वो तो पता ही है आपको। अब हम बात करना चाहते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस जो सबसे जीवन को बदलने वाला है, हर किसी के जीवन में घटना घटती है अधिकांशतः। और एक मिनट, क्षमा चाहूंगा, बीच में कोई आ गया था तो मुझे घर में कोई था नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब 7th हाउस की हम चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट भाव क्यों है? क्योंकि इसको बोलते हैं विवाह का स्थान। हर बालिग के जीवन में ये घटना घटती है कि शादी का पल आता है, जब अपना जीवन साथी को अपनाता है और अपनी जिंदगी को एक नए फेज में लेके जाता है। तो 7th हाउस मैरिज का, साथ में इसको ऐसा भी कह सकते हैं लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर प्लस बिजनेस पार्टनर और एनी काइंड ऑफ पार्टनर, ये 7th हाउस को डिनोट करता है। तो बड़ा कीमती भाव है। जब हम मैरिज के बारे में सोचते हैं किसी के, तो 7th हाउस को चेक करते हैं भी यहाँ पे किस प्रकार की प्लेनेटरी पोजीशन है, ये कब शादी के लिए वादा करता है, शादी होएगी नहीं होएगी, कहाँ होएगी, किस दिशा में होएगी, कैसा होगा जीवन साथी, वो यहाँ से पता लगता है। इसके साथ में शरीर की अगर बात करें तो ये 7th हाउस हमारे पेट के निचले हिस्से को डिनोट करता है, नाभि से निचले हिस्से को डिनोट करता है। जब भी शरीर के नाभि से नीचे के हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो 7th हाउस को चेक करते हैं भी किस प्रकार की बीमारी वहां पे आई है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, उससे पहले वाला जो बीच का हिस्सा है, नाभि और ड्रेनेज सिस्टम के बीच का जो हिस्सा है, जिसको मूत्राशय कह सकते हैं, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। जननांग होता है, प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो इसी से डोनेट होते हैं। तो हमारा जो बॉडी में वीर्य घूम रहा है वो भी इसी के माध्यम से है। इस 7th हाउस का कार्य और क्या हो सकते हैं? तो शादी और शादी से संबंधित जितनी भी बातें हैं सारी इससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो सेकंड चाइल्ड बर्थ जो होता है, पहला जो बच्चा पैदा होता है वो 5वें घर से देखा जाता है, दूसरा बच्चा जो पैदा होता है वो 7th हाउस से देखा जाता है। अगर आपकी एक मैरिज हो गई, दोबारा कोई मैरिज करना चाहता है तो 7th हाउस के साथ में फिर उसको 9th हाउस भी देखते हैं। अगर कोई लव मैरिज करता है तो 5वां घर और 7वां दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सर थोड़ा धीरे बोलेंगे क्योंकि हम लिख भी रहे हैं। अच्छा, आवाज आ रही है? लव मैरिज करते हैं कोई तो 5th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से होगा तो घटना घट जाएगी। अगर सिर्फ 5th हाउस ही इन्वॉल्व है तो लव तो हो जाएगा पर मैरिज नहीं हो पाएगी। अगर अरेंज मैरिज की बात करेंगे तो 4th हाउस 7th हाउस का कॉम्बिनेशन चाहिए। हमारे जान पहचान के लोगों से शादी की बात चलेगी तो 2nd हाउस और 7th हाउस चाहिए। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कोई
लड़की पसंद आ जाती है तो वो 7th हाउस के अंदर जाएगी बात। इसी प्रकार माता की माता, यानी माता की माता नानी का भी 7th हाउस, यानी मेरी माता जी का, उनकी माता कैसी होगी, उनका जीवन कैसा होगा, तो खुद के 7th हाउस से पता लग जाएगा। बच्चों का पराक्रम कैसा होगा, उनके जीवन में किस प्रकार के पराक्रम आएंगे, जीवन में किस प्रकार के उनका जो कार्यशैली है, कितने निडर होंगे, ये भी 7th हाउस से पता लगता है। इसके अलावा रोजाना की इनकम, डेली इनकम जैसे होती है, रोजाना कैश फ्लो होता है जिनके पास में, रोजाना पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी 7th हाउस से देखते हैं। इलेक्शन लड़ते हैं, प्रतिद्वंदी लोग होते हैं, सामने वाला कैसा है, उसको भी हम 7th हाउस से चेक करते हैं। मान लो 2 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं या कोई प्रतियोगिता में जा रहे हैं, तो दोनों के 7th हाउस में जो जिसका 7th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा वो बंदा जीत जाएगा। सर बीच में इंटरप्ट करिए, आपने रोजाना इनकम कहा, मतलब ये सैलरी वालों के लिए नहीं होगी जो नहीं मंथली नहीं, सैलरी पाते हैं? सैलरी वालों के लिए नहीं, सैलरी जी वालों जी, के लिए फिक्स हाउस है। दिहाड़ी कमाने वालों के लिए, हाँ, है दिहाड़ी ना? कमाने वालों के लिए, रोज कार्रवाई करने के लिए, जिनकी डेली इनकम होती हो, रेडी मजदूर है या प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर है या कलाकार लोग हैं, या जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ समय के लिए तो उनको पैसे डेली मिलते हैं, या दुकानदार लोग होते हैं जितने भी बैठे दुकान बिजनेस कर रहे हैं, किराने वाली दुकान से लेकर के जो भी, तो रोजाना पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सारे उसी भाव से आएंगे। कानूनी नोटिस मिलता है, किसी को कानून का नोटिस मिल गया, किसी वजह से कोई परेशानी खड़ी होगी, तो वो भी 7th हाउस ही है। इसके अलावा यात्राओं में परेशानियां होना, वो भी इसी भाव से आएगा। विदेश में प्रतिष्ठा का होना, यानी विदेश चले गए, वहां प्रतिष्ठा होगी अगर 7th हाउस मजबूत है तो। अगर ये पीड़ित है तो वहां भी दिक्कत आएगी। तभी हम कहते हैं ना भी फॉरेन कंट्री तो चले जाओ, और तू वहां जाके क्या सफल हो पाओगे, तो 7th हाउस का रोल देखा जाएगा। इसके अलावा हम देखें जो संबंधी हमारे, तो छोटे बहन भाई है हमारे, उनका कोई लव अफेयर तो नहीं चल रहा। छोटे बहन भाई की शादी करनी है तो उनके बारे में पता लगाना हो, भी इनका कोई लड़की पसंद कर रखी है, लड़का पसंद कर रखा है, अपनी मर्जी से लव अफेयर तो नहीं चल रहे, वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। माता के घर को और माता के वाहन को, माता की नानी तो है ही, माता के घर को भी, माता के वाहन को भी, किस प्रकार के वाहन माता जी को प्राप्त हुए, किस प्रकार उनका जीवन रहा। बड़े भाई की शोहरत भी यहीं से पता लगती है, और पिता को लाभ कितना होना है वो भी यहीं से पता लगता है। अगर हम वास्तु की बात करें तो बड़े मकान के अंदर जो बड़ा कमरा होता है ना, वो 7th हाउस होता है। तो बड़ा कमरा किसको बनाते हैं, यानी ड्राइंग रूम को बनाते हैं या लॉबी को बनाते हैं, तो वो 7th हाउस में आ जाता है। अब क्या होता है कि जो स्टोरेज होता है, चारपाई का स्टोर कर दिया या गद्दे स्टोर कर दिए, वो भी 7th हाउस होता है। पलंग 7th हाउस माना जाता है, परंतु उसके साथ जो उसके 4 पाए लगे होते हैं वो केतु ग्रह होते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, शादी में पलंग एक प्रकार से मैंडेटरी है लेना या देना बेटी को। वो पर्पज यही है कि 7th हाउस पलंग से करेक्ट हो गया तो शुभता की निशानी माना जाता है, क्योंकि केतु के पांव है उसके, तो बच्चा पैदा, लड़का पैदा होना या बच्चे शुभ होना उसका परिणाम बनता है, इसलिए इस भाव को लिखा जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस या विरासत से होने वाला नुकसान, यानी 7th हाउस को ससुराल से होने वाला नुकसान भी है, और
विरासत से कुछ मिलना है, उसमें भी नुकसान होना है, तो 7th हाउस देखा जाए कितना नुकसान होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। जैसे नौकरी मिलने के बाद रिटायर होते हैं तो उसमें ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलती है, या ऐसा पैसा मिल जाता है जो उसका पहले से इकट्ठा पड़ा हुआ था, तो उसको प्राप्त होने में कितनी मुश्किलें आ रही वो 7th हाउस से पता लगेगा। तो कुल मिलाकर के 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टनर और सामने वाला प्रतिद्वंदी। और तीसरी बात एक और है, हमारे पड़ोसियों से कितना लाभ होगा, ये भी इसी से पता लगता है। पड़ोसी हमारे किस प्रकार के हैं वो अलग बात है, उनसे हमारे को लाभ है या नहीं है वो भी यहीं से पता लगता है। अब ये बात 8वां भाव, ये भाव और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गुप्त भाव है, रहस्य वाला भाव है। इसको मृत्यु का स्थान भी कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति के जानना हो उसका जीवन कितना लंबा है, कब तक जिएगा, मृत्यु कब होगी, कैसे स्थान पर होगी, किस प्रकृति से, किस नेचर से होगी, ये सारा 8वें भाव के गणना करने से हमें पता लगता है कि ये सज्जन जो है इस फेज में जाके अपना शरीर त्याग करेगा और घर से दूर होगा, घर में होगा, धार्मिक स्थान पे होगा, या एक्सीडेंट में होगा, या किसी हथियार लगने से होगा, जलने से होगा, डूबने से होगा, सारा इतने सारे फैक्टर 7th हाउस से पता लगते हैं। बंदा जिंदा है मर गया, यानी घर से चला गया, आपको पूछे भी घर में जिंदा है कि नहीं है वो, तो यहीं से पता लग जाएगा भी वो जिंदा है या चला गया, या सुरक्षित है कि नहीं है। जब पैदा हुआ था, पीड़ित था, बीमार था, दवाई चल रही थी, या पूरा विकास ढंग से नहीं हुआ था, वो भी 8th हाउस से पता लगता है। कितने दुख तकलीफ लेने हैं जीवन में, इस प्रकार की चुनौतियां शादी के बाद, यानी शादी 7th हाउस में हो गई, अब शादी का सुख कितना मिलेगा ये भी 8th हाउस से पता लगेगा। शादी के बाद तलाक हो रहा है, आपस में बन नहीं रही है, संस्कारों में बड़ा डिफरेंस है, मतभेद बहुत ज़्यादा है, ये सारे 8th हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स और आने वाली दशाओं के, अंतर्दशाओं के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा 8th हाउस जो होता है वो प्राइवेट पार्ट के लाभ को बताता है, उसके स्वस्थता को बताता है, साथ में गुद्दा द्वार बोलते हैं, लोगों को पाइल्स हो जाती है, कब्ज रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी उसी का पार्ट है। अब 8th हाउस में गर्म ग्रह बैठे हैं, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो उसको कब्ज रहेगी, पाइल्स भी हो सकती है। अगर चंद्रमा बैठा है तो नॉर्मल रह सकता है, तो चंद्रमा यहाँ बैठ के अच्छा नहीं माना जाता। अब ग्रहों के बारे में फिर बताता हूं मैं, पहले एक पूरा कर लो उसको। छुप कर किया गया कोई भी कार्य है वो 8th हाउस में देखा जाएगा। साजिश रचना, षड्यंत्र करना, अज्ञात सोर्स से कुछ मिलना, यानी आपको उम्मीद नहीं है वहां से कुछ मिलना है, मिल गया। अचानक शब्द से जोड़ता है 8th हाउस। विरासत से जोड़ता है, यानी ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया था अपने हाथों से इस जन्म में, उसकी प्राप्ति इस 8वें भाव के माध्यम से होगी। पत्नी साथ पैसा लाएगी कि नहीं लाएगी वो भी यहीं से पता लग जाएगा। दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता लग जाएगा। इसके अलावा रिश्वत से कमाया पैसा, बेईमानी से कमाया पैसा, किकबैक्स, कमीशन, ठगी, चोरी, बेटा एक मिनट रुक तो दूध कौन लेके आए, किसको देना है मुझे पता नहीं है। सॉरी, वो पिछले वाली जो रिकॉर्डिंग है मैं पोस्ट कर दूंगा, बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा है। मोनिता दीदी जी जी भैया, है ना, और टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो कोई ये बात नहीं रिकॉर्डिंग, है। ये वाली रिकॉर्डिंग गरिमा कर रही है। क्षमा चाहेंगे, इसको जी जी जी। जाना पड़ गया। अनैतिकता जो भी है, अनैतिक और अनुचित और असामाजिक गतिविधियां 8th हाउस से देखी जाएंगी।
मृत्यु के कारणों का पता, मृत्यु कैसे हो सकती है, सारा पता लगता है बंदे का। इसके अलावा ऑपरेशन अगर हो रहे हैं किसी के तो भी 8th हाउस से पता लगेंगे, और अगर अबॉर्शन कराया जा रहा है तो भी 8th हाउस से पता लगेगा। मारपीट, लड़ाई झगड़े और लेडीज में पीरियड्स आने में तकलीफ, वो भी 8th हाउस से संबंधित है। हिडन एजेंडा यानी करना कुछ, तो उसका अगर 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो उस व्यक्ति का बोलना, वाणी के माध्यम से जो व्यवहार करेगा वो सही नहीं होगा, धोखेबाज बोल सकते हैं। तो 8th हाउस के तभी तो बोलते हैं कुंडली से सारा चरित्र पता लग जाता है बंदे का, देखना चाहिए होता है। तो किस प्रकार का, कितने डिग्री का ईमानदार है, वहीं से पता लग जाएगा 8th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात जो खास है, जितना भी कुछ मिलेगा ना 8th हाउस में, वो किसी शुभ काम के माध्यम से नहीं मिलेगा। उसका जो बैकग्राउंड होगा वो दुखद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को धन मिला जो उसने कमाया हुआ नहीं था, विरासत के तौर पे, तो कब मिलेगा? जब वो विरासत वाला बंदा एक्सपायर हो जाएगा, यानी वो दुखद घटना घटेगी, उसके बाद ये मिलेगा। इसी प्रकार से इंश्योरेंस का पैसा भी तभी मिलेगा, दुखद घटना के बाद। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी मिलता है, दूर का रिश्तेदार है तो भी मिलता है। या कई बार क्या होता है, जमीन आपने खरीदी, उसमें गड़ा खजाना निकल गया, आपने सोचा नहीं था, खुदाई की, पैसे मिल गए। या लॉटरी लगा लिया आपने, पैसे मिल गए। ऐसा पैसा जो आपको खुद की कमाई का ना होकर के किसी के द्वारा कमाया हुआ धन आपको अचानक दुखद घटना के बाद मिलता हो, वो पैसा। कई बार ऐसा भी देखते हैं, कुछ लोग अंग भंग हो जाते हैं। अब उसमें अंग भंग हो गए तो अब सेवा करने वाला बंदा कोई और होगा, तो सेवा करने वाला बंदा अंग भंग हुए व्यक्ति की सेवा करेगा तो उसको वहां से कुछ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, दुखद घटना के बाद मिलेगा। ये बहुत लंबा है 8वां। इसके बाद मैंने देखा है आपके नुकसान की भरपाई होएगी कि नहीं होएगी, वो भी यहीं से पता लगता है। आपको विरासत में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, विवाद के साथ मिलेगी, या क्या प्रोग्राम होगा, वो सारा इसी से पता लगता है। दहेज का मिलना, यानी ऐसा पैसा जो ससुराल से मिला हो, दहेज बोलेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, किस प्रकार का होगा, लाभ देगा कि नहीं देगा आपको। अगर दहेज लिया और नुकसान हो गया तो 7th हाउस को भी चेक करना पड़ेगा, 6th को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा अज्ञात सोर्स, ऐसा सोर्स जो आपको पता ना हो, अज्ञात सोर्सों से धन मिलना, माइनिंग से पैसा मिलना, यानी माइनिंग कर रहा है आदमी, खुदाई कर रहा है तो कुछ लोग माइनिंग में बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। हर कोई नहीं कमा सकता, उसी कुंडली में ऐसे योग होते हैं माइनिंग में जाने के। कोई व्यक्ति बीमा कंपनी से बीमा संबंधी कार्य करता है तो वो 8th हाउस क्या बलवान होगा तभी कर पाएगा। जैसे गोयल साहब बीमे में काम करते हैं तभी कर पाते हैं, 8th हाउस में कोई ग्रह बैठे होंगे। जासूसी करना किसी की, ये भी 8th हाउस है। इन्वेस्टिगेशन करना, ये भी 8th हाउस है। ऑडिट करना, कार्यों का ऑडिट करना, ऑडिट डिपार्टमेंट। शक करना, जांच करना, गलत मान करके फिर जांच करना, ये 8th हाउस का कारण है। फायर ब्रिगेड के अंदर काम करने वाले लोग सारे 8th हाउस में आते हैं, बीमा कंपनी करने वाले सारे लोग, बीमा वाले सारे इसी में आते हैं। इसके अलावा सर्जन, ऑपरेशन थिएटर, जितने भी डॉक्टर हैं, सर्जन, वो सारे 8th हाउस के द्वारा ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं।
सभी प्रकार के दंगे, सभी प्रकार के हथियार, सभी प्रकार के झगड़े 8th हाउस में आते हैं। नगर पालिका का सैनिटरी डिपार्टमेंट, सफाई अभियान, वो भी 8th हाउस में है। संतान की नौकरी तो अगर देखें तो भी एक अपना रोल अदा करता है। 1 2 3 4 करता है। संतान को सुख मिलेगा कितना, वो भी 8th हाउस से पता लगता है। अपने पिता की मृत्यु कब होगी, वो भी 8th हाउस से पता लगता है। संतान द्वारा खरीदा गया मकान अथवा वाहन, वो 8th हाउस से पता लगता है। आपको कितनी गिफ्ट मिलेंगी, वो भी यहीं से पता लगता है। अकाल मृत्यु और उसके कारण 8th हाउस से पता लगते हैं। आपकी उच्च शिक्षा में यानी पीजी करने में या धार्मिक यात्राएं करने में, आध्यात्मिक जीवन में जाने में, एनजीओ के अंदर एंटर करने में जितनी परेशानियां आएंगी, वो भी इसी भाव से देखी जाती है। सारा रिसर्च वर्क इसी में होता है। ऐसा कार्य जो रूटीन से हट करके हो, रिसर्च में होता हो, अकल्ट साइंसेस, दुर्लभ विज्ञान, वो भी 8th हाउस में है। अब वास्तु की बात करें तो ये बड़ा हॉल तो मैंने बता दिया, इसके साथ में बाथरूम, टॉयलेट, ड्रेनेज सिस्टम, पाइप, सेप्टिक टैंक, ये 8th हाउस से देखे जाते हैं। अगर बहुत भारी असफलता होगी, यानी बहुत आदमी परेशान हो गया, बहुत मायूस हो गया, नुकसान में चला गया, आर्थिक नुकसान में, सामाजिक नुकसान में, राजनीतिक नुकसान में, तो उसके बाद सफलता मिलना 8th हाउस से पता लगेगा। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो अपने 8th हाउस को मजबूत कर रहे हैं। ज्योतिष सीखने से आपके जीवन के 30% समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बड़ी कीमती बात बताइए मैंने आपको। ज्योतिष और आध्यात्मिक रास्ता, मेडिटेशन करने से जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाता है। मेडिटेशन करने से तो हो ही जाता है, ज्योतिष सीखने से काफी परसेंटेज में हो जाता है। अज्ञात की यात्रा, यानी ज्ञात से अज्ञात की यात्रा, संसार से निरंकार की यात्रा 8th हाउस को इम्प्रूव करती है। और 8th हाउस को इम्प्रूव करती है तो अधिकांश लोगों के काम स्वतः ही आसानी से खुशी खुशी हो जाते हैं। अब एक बात तो कहना चाहूँगा, ये एक सलाह के तौर पे कह सकता हूँ, जो अपने जीवन से हार गया हो, परेशानियों के बीच में जूझ रहा हो, कभी उसको खुशी महसूस ना हुई हो, हारा थका और हमेशा उदास रहता हो, हर तरफ से उसने महसूस कर लिया कि कोई मेरा नहीं है और बस जिंदगी एक काट रहा हूँ, ऐसे बंदे को ज्योतिष सीख लेनी चाहिए। उसके सारी समस्याओं का समाधान इसी से हो जाएगा। और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है तो मेडिटेशन करना लग जाए, जो मैं पिछले 2.5 सालों से बोले जा रहा हूँ। 8th हाउस आपका इम्प्रूव हो गया और आपको मल्टीपल रूप से खुशियाँ का वातावरण प्राप्त होता रहेगा। आप दोबारा उदास नहीं हो सकते, ये गारंटी है। तो सोनिया जी इस बात की गवाह हैं कि 2.5 साल पहले के जीवन और अब के जीवन में बड़ा अंतर है, तो इन्होंने अपना 8th हाउस मजबूत कर लिया। अब 8th हाउस मजबूत कर लिया तो आपकी जो मृत्यु वाला भाव है, उस भाव को आपने नेगेटिव से पॉजिटिव में ले गए हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ
कि एनर्जी जो बॉडी में है, पवित्र एनर्जी, उसका रास्ता मिल गया उसको और वो चैनलाइज हो गई। अब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। इस बात को एहसास करना चाहिए। जितने भी सदस्य ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के अंदर मेंबर हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, विश्वास रखते हैं, मानो परमात्मा की किसी न किसी शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम सीखते हैं तो एक देवज्ञ की उपाधि ऑटोमेटिकली मिल जाती है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश्वर की ज्योति। जो पढ़ने वाला है वो देवज्ञ से कम नहीं है, देवता से कम नहीं है, देवी देवता से कम नहीं है। इतनी शक्ति मिल रही है उसको, तभी तो पढ़ रहा है। कैसे समझ? परमात्मा की भाषा को पढ़ना मतलब अज्ञात को जानना, उसको डिकोडिंग करना। 100% कोई नहीं कर सकता, उस और चलना, ईमानदारी से उस पर एक्शन लेना। तो हाथों से, जुबान से गलत कर्म नहीं हो सकते बहन जी। पॉजिटिव ही होंगे, गलत हो ही नहीं सकते। तो कितना बड़ा लाभ है जीवन का कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जिसको लोग तरसते हैं, पता भी नहीं है। संसार में रह करके संसार की बातों को जानना अलग बात है, अज्ञात को जानना जो आज तक कोई जाना नहीं गया। मेडिटेशन करेंगे, हमारे शरीर की एनर्जी ऊपर चढ़ेगी, प्राणायाम करेंगे, शरीर की एनर्जी हिले डुलेगी, मेडिटेशन ऊपर उठती है, ज्योतिष से जानकारी मिलती है, हम उसको अप्लाई कैसे करें ये सारा पता लगता है। तो आज 7 और 8 भाव का रहस्य मैंने आउट किया है। तो ज्योतिष पढ़ना आप लोगों के लिए एक प्रकार से, जब से ज्योतिष पढ़ रहे हैं पिछले 2 महीनों से या 2.5 महीनों से या 3 महीनों से, तो आपको एक विशेष प्रकार का आंतरिक सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता चला गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। नीति जी समझते हैं आप? आपके सासू माँ का क्या हाल है? हाँ, हेलो। हाँ, सासू माँ का क्या हाल है? आपकी सासू माँ हॉस्पिटलाइज थी, आप अभी कैसे घर में हैं? घर में है अभी। ठीक है, पहले से हॉस्पिटल बेड लेके रखा है, घर में ही है अभी। ठीक है, बेड अंतिम में चरण में, अंतिम चरण में है। तो मालूम आप नहीं ना, आप उनकी रोजाना एक आरती किया करो, देसी घी में दीपक बना के, और उस पे कपूर की टिक्की को छिड़क करके उसकी जो स्मेल है वो उनके ऊपर चारों तरफ घुमाइए। आरती करिए ऐसा समझते हुए कि मैं देवी, ये महादेवी। अच्छा। तो आपकी एनर्जी उस दीपक की लो से उसके पास जाएगी। पहली बात तो उनके मन से दुआएं निकलेंगी भरपूर, जो आपको जरूरत है। अज्ञात से प्राप्ति का ये सोर्स है। अच्छा। बड़े बुजुर्गों की आरती करना, उनसे आशीर्वाद लेना, अज्ञात से मिलने का बंदोबस्त हो जाता है। तो सब कुछ बेड में ही अभी है। हाँ, बेड में है। मैं समझता हूँ अंतिम चरण में ऐसा ही होता है। यानी जीवन के किसी प्रकार के लेवल में जब आता है आदमी, तो ये मैंडेटरी नहीं है सबके लिए कि सभी के साथ ऐसा होता है। ये कुछ ऐसा होता है कि श्वास बकाया रह गए, शरीर काम नहीं कर रहा। हाँ। तो अगर उनके पास अगर ज्ञान होता प्राणायाम का, तो शरीर इतना खराब ना होता। 90 ईयर है, 90 ईयर। हाँ, 90 तो बहुत ज्यादा होते हैं। 90 ईयर है। बहुत अच्छी बात है, इतनी उम्र लंबी ली है। क्योंकि लंबे गहरे श्वास अगर लिए होते थोड़े और, तो आदमी थोड़ा और अच्छा चलता, परंतु पता नहीं होता। मेरी खुद की माता जी 70 नहीं सॉरी 87-88 के होने वाले हैं अभी, बीमार अच्छा। नहीं है, चलते फिरते हैं। तो प्रेरित करता रहता हूँ उनको, मैं घुमाता रहता हूँ ताकि वो ठीक ठाक रहें। अब क्या है कि बीमार होके जाना ये अंतिम सत्य है, परंतु ये एक संसारिक सत्य बोलूंगा मैं, आध्यात्मिक सत्य नहीं है। आप अगर उनको आरती करेंगे तो उनकी चेतना में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो उनकी जो दुआएं निकलेंगी वो आपके लिए भरपूर करने वाली होंगी। थैंक यू। तो अब ये सभी से आमंत्रण है, किसी के मन में कोई बात हो, पहले 6 और आज के 2-8 पूरे घरों तक के बारे में, भाव किसे कहते हैं ये फिक्स है। यानी जो चीजें मैंने बताई गई हैं, बस ये यहीं से देखी जाएंगी, कहीं और से नहीं देख सकते। अगर शादी करना देखनी है तो यहीं से देखनी है, पहला चरण यहीं से होगा। बाकी असिस्टेंट के तौर पे दूसरे भाव आएंगे, जब हम आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे। दूसरे भाव से भी देखा जाता है, 11वें भाव से भी देखा जाता है, 6ठे भाव से भी देखा जाता है, 8वें से भी। तो क्या देखा जाता है, उनके फैक्टर लगे हैं, पर मुख्य भाव साबित ही होता है।
अब आप कोई जानना चाहे बात कर सकते हैं। सर वो बताओ ना ग्रह का रोल इन भावों में। अच्छा, अब 7th हाउस में कोई ग्रह ना हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी हलचल पैदा कर देगा। खास तौर से चंद्रमा यहाँ बैठता है, अगर उसकी डिग्री 8 डिग्री से लेके 22 डिग्री तक है तो पहला एंगेजमेंट, पहली शादी में समस्या पैदा हो सकती है। होगी ऐसा जरूरी नहीं है, 90% हो सकती है। देखना पड़ेगा दूसरे ग्रह को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। चंद्रमा अकेला बैठा हो, अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक बन जाएगा। तो मांगलिक बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी स्पाउस होगी, पति या पत्नी, उसका जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा। सुंदर तो होगी वो, पर अग्रेसिव होगा। अगर चंद्रमा बैठा है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, सुंदर होंगी, चेहरा सुंदर होएगा, परंतु पहला जो गठबंधन है वो खराब हो सकता है कुछ समय के लिए। इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल होने से लालगीली और चेहरा हो सकता है, सुंदर हो सकती है, परंतु स्वभाव पर तीखा होगा, आपको डोमिनेट करने की परिभाषा में आ जाएगी वो। मांगलिक होने से फिर क्या हो जाएगा, कुंडली मिलान करना जरूरी हो जाता है। ये दोष नहीं है, मांगलिक कोई दोष नहीं है। मांगलिक मतलब शुभता ज्यादा होती है तो कई बार ज्यादा शुभता भी तो खराब करती है। तो मांगलिक जितने लोग हैं उनको अपने आप को ऐसा मानना चाहिए उनके पास एनर्जी कुछ ज़्यादा है, इस्तेमाल किस डायरेक्शन में करनी है इसका ज्ञान न होने की वजह से इसको दोष में कन्वर्ट कर दिया गया। और जिन लोगों ने महापुरुषों ने किया है, मैं उनको ये कहूँगा कि कोई विशेष वजह उनके दिमाग में होगी, ऐसा होता नहीं है। हम सबको मांगलिक कार्य में इन्वाइट करते हैं तो दोष कहाँ पे बोलते हैं अपने। मांगलिक मतलब मांगलिक, इसलिए मांगलिक शब्द को मांगलिक मानिए। शुभता ज़्यादा है, एक्टिव ज़्यादा होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। अब इन लोगों की एनर्जी इतनी फास्ट होती है, डेयरिंग पर्सनैलिटी होते हैं, तो इनको वैसा ही जीवन साथी मिल जाए सामने से तो जीवन थोड़ा अच्छा बीत जाता है। नहीं तो एक जना दब जाएगा, एक जना ऊपर हो जाएगा, एक बीमार हो जाएगा, एक्सपायर जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तीसरा बुध ग्रह बैठ जाए यहाँ पे तो छठा भाव है ना, बुध ग्रह यहाँ पावरफुल होता है, तो यहाँ शादी होने में दिक्कतें आती हैं या नपुंसकता आ जाती है। बुध के बाद बैठ जाए गुरु, गुरु यहाँ बैठ करके शादी खराब कर देगा, शादी करा देगा, शादी खराब कर देगा। मतलब बाद में बहुपति योग बना देगा, बहुपत्नी योग बना देगा, व्यभिचार बना देगा, अत्याचारी बना देगा। सर आपने बोला शादी खराब, इसका मतलब ये कि जैसे पति या पत्नी की मृत्यु, तो बहु विवाह जो आपने कहा वैसा नहीं, रहते रहते बहु विवाह, स्पाउस यानी के वो रहते रहेंगे रहते साथ में, लड़ते रहेंगे ईगो की वजह से, ओनली नहीं, इगोइस्टिक या विवाह कहा ना, धार्मिकता में अंतर होना। नहीं बहु विवाह कहा ना आपने, तो हाँ, पत्नी बहुविवाह का कारण बन जाता है। मृत्यु से, नहीं पति या पत्नी की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करेगा या पत्नी पति के रहते रहते शादी, रहते बहु विवाह रहते हुए तो वो जी कारण बनाएगा, पति कहीं और चला जाएगा, पत्नी भी कहीं और जा सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ओके कारण ओके बनता है। जी। तो वो विवाद का जड़ वो बनेगी। दूसरा, वो नहीं है आपस में तो धार्मिक उन्माद की वजह से आपस में झगड़ा रहेगा, वो भी नहीं है तो ईगो की वजह से रहेगा, रहेगा जरूर। अब रही बात शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह अच्छा होता है बैठना यहाँ पे, सुंदर पत्नी देता है गारंटी से। 1000 लड़कों लड़कियों में से जो अच्छा होगा जीवन साथी मिलेगा। शनि बैठ गया, शादी धीरे लेकर आ देगा, थोड़ा देरी से शादी, 30 साल के आसपास, 32 साल के आसपास शादी कराएगा। और शादी करा लेने के बाद में दोनों के संबंधों में एक नेरस्ता सी रहेगी। शुक्र का बैठना अच्छा होता है यहाँ पे, शनि का नहीं। फिर इसके बाद आ गया राहु। राहु तो निश्चित तौर पे अपने से बड़ी उम्र के साथ या छोटे के साथ संबंध स्थापित करा सकता है, अनैतिक कार्य भी करा सकता है और शादी न होने देने की बात भी कर सकता है।
या रीति रिवाजों से हटकर शादी करना, या बिना सोचे समझे कुछ ऐसे निर्णय लेके शादी कर लेना। फिर उन्हें सेपरेशन होता है, दोनों जॉब के अंदर होते हैं, एक दूसरे से 200-400 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, और जीवन का 15-20 साल ऐसे खप जाते हैं, आपस में मिलान कम होता है उनका। बच्चों के अंदर भी वो बात नहीं बैठती। अगर केतु बैठ जाता है यहाँ पे तो ससुराल से कट ऑफ कर देता है, ज़्यादा बनेगी नहीं उसकी, अलग थलग कर देगा। और एक कमरे में दोनों पति पत्नी रहेंगे, परंतु दोनों के मुंह में दूसरी जगह होंगे, ढंग से जिंदगी जीने का पता नहीं होता। इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, फर्म नहीं कैसा ही होगा। अगर दूसरे प्लेनेट अच्छे, यानी बृहस्पति ग्रह कुंडली में ठीक है, बुध ग्रह की पोजीशन ठीक है, लगन की पोजीशन ठीक है, राशि ठीक चल रही है, तो उनके और दशाएं अच्छी चल रही है, तो इनमें परिणामों में नकारात्मकता बहुत कम होती है, पर होती तो है, पर नकारात्मक बहुत कम होती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार 8वें घर की बात करें, 8वें घर में, ये 8वां घर जो माना जाता है भावों के हिसाब से, अगर हम कुंडली को देखें तो मंगल का घर होता है, यहाँ भी मंगल मांगलिक होता है। चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग की समस्या आ जाती है। मंगल बैठ जाता है, मांगलिक तो है ही, साथ में डेयरिंग पर्सनैलिटी बढ़ जाती है, अनैतिक कार्यों में बढ़ोतरी हो जाती है। बुध बैठता है तो इसका मतलब आदमी किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है और उसको विरासत में कुछ मिलने की गारंटी हो जाती है। मंगल बैठता है तो फोर्सफुली लेता है, और बुध बैठता है तो आसानी से मिल जाता है। बृहस्पति बैठता है यहाँ पे तो अज्ञात को ढूंढता है, रिसर्च करता है। अगर शुक्र बैठ जाए तो पत्नी के सुख में कमी करता है, पति के सुख में कमी करता है। शनि बैठ जाए यहाँ पे तो अच्छा सा मकान बनवाता है, और तो पाबंदी लगाता है भी मकान अपने लिए बनाओ, दूसरों के लिए मत बनाओ। अगर दूसरों के लिए बनाएंगे, सराय वगैरह धर्मशाला बनाएंगे, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। राहु बैठता है यहाँ पे तो आदमी को व्यवहार खराब कर देता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, यानी झूठ बोलने का, अनैतिक कार्य करने में, छुप के कार्य करने में, छुप के शराब पीना, छुप के बीड़ी पीना, छुप के नशे करना, छुप करके चोरी करना वगैरह वगैरह हो सकता है, ऐसा हो। अब कितने डिग्री पे बैठा है उसके अलग अलग परिणाम है। इसके अलावा रह गई केतु ग्रह, केतु यहाँ बैठता है तो राहु सेकंड भाव में चला गया, तो वहां पे ये लोग काफी धनवान बन जाते हैं, शॉर्टकट माध्यम से पैसा कमाते कमाते। तो ये बड़े चालाक किस्म के लोग होते हैं, समझदार भी होते हैं। अब जिनकी कुंडली में जैसा योग है आप अपने आप चेक कर सकते हैं। कितने डिग्री की मैंने बातें की हैं, इनमें सारी बातें एज इट इज लागू नहीं हो सकती, कुछ परसेंटेज हो सकता है। तो अगली बात 9th और 10th में बात करेंगे। अब आपके क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि ले बात करें फिर आगे। सर इन दोनों भावों में सूर्य का नहीं बताया आपने, सूर्य हो तो दोनों भाव में। सूर्य अगर 7th हाउस से बैठता है तो पत्नी या पति दोनों में से जो भी स्पाउस बोलेंगे, मत्था बड़ा चौड़ा होगा। पत्नी है तो मत्था चौड़ा होगा और सूर्य से प्रभावित होगी, स्वभाव में अथॉरिटी होगी और पढ़ी लिखी ज्यादा हो सकती है, सामने से कम नहीं होगी। और परिवार भी जो होगा वो सात्विक परिवार मिलेगा। और अगर 8वें घर में सूर्य बैठा हुआ है तो वहां बैठ के सूर्य जितने भी अज्ञात सोर्स हैं, शॉर्टकट तरीके से कैसे हमें पैसा प्राप्त हो, सरकारी तरीके से, सरकारी माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टरशिप हो गया या कोई फ्रेंचाइजी होगी, या वहां बैठ करके सूर्य अपना जो मृत्यु वाला कॉलम है उसके अंदर शरीर में सूर्य संबंधी मानसिक रोगी बना सकता है 8th हाउस के अंदर बैठ के। एक बात और बताना चाहूंगा, शादी की बात करी थी।
होती है। 7th हाउस शादी का कारक है। पूरी कुंडली में कहीं पर भी शुक्र ग्रह के अगल बगल में, शुक्र ग्रह के लेफ्ट में और राइट में राहु अथवा केतु अथवा मंगल अथवा सूर्य आ जाएं, यानी चंद्र भी और शनि भी, शुक्र ग्रह सैंडविच बन जाए 2 ग्रहों के बीच में, या शुक्र ग्रह 6 नंबर के राशि पर आ जाए। सैंडविच कैसे बनेगा? एक तरफ सूर्य आ गया, एक तरफ चंद्रमा आ गया, बीच में शुक्र आ गया। एक तरफ सूर्य आ गया, दूसरे राहु आ गया, केतु आ गया, मंगल आ गया, शनि आ गया, या चंद्र आ गया, या शुक्र 6 नंबर पे है, तो उस जातक की शादी नहीं होती। 95% केसेस में शादी नहीं होती। अगर हो गई तो दाम्पत्य जीवन ज्यादा चलता नहीं है, उसको लाभ, जैसे बोलते हैं दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना उसके नसीब में नहीं होता। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है सलाह शादी ना करें और अपना जीवन अध्यात्मिक जिए, ताकि जीवन अपना खराब ना करें। ये ज्योतिष की परिभाषा में पकड़ में आता है। आप जिसकी कुंडली में देखेंगे शुक्र ग्रह के एक तरफ सूर्य है, दूसरे चंद्रमा है, तो उसके जीवन में शादी नहीं हुई होगी। आप चेक कर सकते हैं आसपास मेहमानों में, रिश्तेदारों में चेक करेंगे तो पकड़ में बात आ जाएगी आप। 47 मिनट मैंने इसी पे चर्चा की है, अब बचे हैं 13 मिनट। अब आप पूछ लीजिए जो पूछना है। हाँ बोलिए गरिमा जी। प्लूटो, नेपच्यून और एक ग्रह और है ना, प्लूटो, नेपच्यून और एक प्लेनेट, और 3 प्लेनेट को दूर होने की वजह से ना, बहुत दूर है, ये बहुत दूर होते हैं, तो उनकी जो रश्मियां आती हैं बहुत कम आती हैं। ये देखते तो हैं परंतु इसका लंबे अभ्यास में कोई गहराई में जाके अंतर पता लगता है। इन जनरल लाइफ में इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसलिए आप डोंट वरी। आप जुपिटर है तो आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। अब देखिए आप ऑलरेडी है ना, मेरी बात तो सिद्ध होगी ना, अभी रिसर्च करना इसके लिए है। 8th में जुपिटर है, मैं कुंडली खोल लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या है अभी। आपकी गरिमा, आपका 8th में शनि है, शुक्र नहीं है, जुपिटर नहीं है, शनि ग्रह है। आपका 8th राशि पे जुपिटर है, वो 5वें भाव में है वो। अभी तक भाव का पकड़ में नहीं आई बात आपके। 8 नंबर पे गुरु लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस में आपके 4 अक्षर लिखा हुआ है, ऊपर 4 अंक टॉप पे। आपका डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1995, 4:16 सुबह के। तो जो कुंडली बनती है वो कुंडली आपकी ये है, मैं दिखा देता हूँ, ये है क्या, यही 4 अक्षर ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है। आप आप देखो इंग्लिश में है, हिंदी में बनी हुई है आपके पास जो है। तो लगन चार्ट को देखिए, नवम को छोड़ दीजिए, लगन चार्ट को देखिए। टॉप पे देखिए सन एंड वीनस लिखा हुआ है। हाँ ये 4th राशि है और भाव पहला है। भाव फिक्स है, राशि फिक्स नहीं है, ग्रह फिक्स नहीं है। तो पहला सूत्र क्या हुआ? भाव फिक्स है। पहले भाव में क्या देखा जाता है, दूसरे में क्या देखा जाता है, ऐसे करते 7th और 8th की चर्चा मैंने की है। तो 7th भाव कौन सा हुआ? जो 10th लिखा हुआ वहां पे नीचे, वो 7th हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं 10th हाउस नहीं, 10th नंबर की जो राशि है वो 7th हाउस है, और जहां पे 11th लिखा हुआ है वो 8th हाउस है आपका। अब समझ में आ गया?
हाँ सैटर्न है आपके 8वें भाव में, शनि बैठा है, इसका मतलब ये हुआ अच्छे से मकान की मालकिन बनेगी कभी, और विरासत में जरूर बहुत कुछ मिलेगा। आपका मेहनत कम होएगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप रिसर्च कर रहे हैं, ये आपको बहुत गहराइयों में लेके जाएगा और अच्छा बना के जाएगा, यानी एक अच्छी पकड़ के साथ में एनालिसिस पावर देगा। आपका जुपिटर 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो 8th नंबर की राशि पर है। ओके, राशि नंबर वाली होगी, भाव फिक्स है, एंटी क्लॉकवाइज टॉप से गिनते हुए, और जो प्लेनेट है वो पता ही है आपको। आपका मंगल बैठा तीसरे घर में, 3rd हाउस में बैठा है, 6 नंबर की राशि पे। आप मांगलिक नहीं है, परंतु मुश्किल काम दुनिया के सारे आसान है आपके लिए, जिसको भी आप सोचेंगे करना चाहेंगे कर पाएंगे। आपके 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, ये शुभता की निशानी है, परंतु 7th का लॉर्ड शनि 8वें घर में चला गया, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो शादी के दौरान आपको पति ऐसा चुनना पड़ेगा जो आपके यानी दूरी ना हो, आपस में नजदीकियां बनी रहे। ठीक है, बता देंगे आपको, चिंता नहीं करना। डेली इनकम नहीं है, आपको जॉब करना होगा, जॉब मिल जाएगा आपको। और जॉब में भी ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें ज्यादा परेशानी, ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा कुछ हेक्टिक या कोई आदमी को टारगेट फिक्स कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाली आपका जीवन आगे बनेगा। ओवर थिंकिंग से बच जाइए, आपके जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है। थिंकिंग ज्यादा करते हैं, क्या जरूरत है। अब आपकी कुंडली में देखिए, शुक्र के साथ सूर्य बैठा हुआ है 28 डिग्री पे और 29 डिग्री पे, पास पास है। तो लव मैरिज के चांस बनाता है ये, और साथ में दाम्पत्य जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देने के लिए सक्षम है। तो बड़ा सोच समझ के आप लव अफेयर में जाएंगे, सोच समझ के शादी करेंगे। ओके, अब और कोई पूछे? अच्छा। देखिए, अब चंद्रमा की दशा चल रही है, मरकरी में अभी हैं, और मंगल, ये 30 अगस्त 2026 के बाद का प्रोग्राम है। हाँ, शादी का समय आ जाएगा ना उस वक्त। तो और किसी के साथ करोगे? आपकी मैरिज का जो योग बनता है, वो बनता है फरवरी 26 से लेकर के आगामी समय में शादी हो जाएगी, यानी 2-3 साल पड़े अभी आपके। जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट, यानी शादी कब करनी चाहिए, उसके माध्यम से। शादी कब होएगी, ये क्वेश्चन गलत बनता है। शादी कब करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो मैंने वो बताया कि शादी करनी चाहिए आपको फरवरी 26 ऑनवर्ड, 26 के 2026 हो जाएगी, बात खत्म। के बाद पीरियड आएगा अप्रैल में, मई में, जून में, कभी भी हो सकती है। और जन्म स्थान से वेस्ट डायरेक्शन में होएगी। जान पहचान पारिवारिक दृष्टिकोण में जो आपके ननियाल पक्ष के लोग हैं, उनके जान पहचान के माध्यम से कहीं ये रिश्ता तय हुआ। ओके, घर से थोड़ा दूर, घर से दूर यानी जन्म स्थान से दूर। पति की हाइट छोटी मिलेगी आपको। हाँ, चलो बात बता दिया, आगे चलते हैं, कोई और बात कर लेते हैं। चलो, कोई और जानना चाहता है बात? सर मेरे को जो लास्ट टाइम अब पूछा था ना कि मतलब हाँ, थोड़ा सा क्लियर छाया जी करना बोलिए। है। हाँ, हाँ जी बोलिए। सर, जैसे जैसे जिस भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं है, हाँ, तो सर उसमें जो नंबर लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं, या कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं?
जो घर खाली है, जिसमें आपकी कुंडली में 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, 6th में कोई नहीं है, 5th में कोई नहीं है और 8th में कोई नहीं है, लकी हैं आप। तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 5th में 8 लिखा हुआ है, 6th में 9 है, 7th में 10 है और 8th में 11 लिखा हुआ है, इनके जो लॉर्ड हैं राशियों के, 8 नंबर राशि का लॉर्ड है मंगल, 9 नंबर का राशि का लॉर्ड है बृहस्पति, 10 नंबर और 11 नंबर का लॉर्ड है शनि ग्रह। इनकी पोजीशन के आधार पर आगे विवेचना की जाएगी और दृष्टि का असर पड़ेगा। यानी आपकी देखें तो 5th हाउस को और 6th हाउस को मंगल देख रहा है, बृहस्पति ग्रह 9th हाउस से देख रहा है और शनि ग्रह 7th हाउस को देख रहा है, तो इनके प्रभाव डालेगा। इनकी खुद की नेचर होती है, जैसे बृहस्पति की नेचर होती है देखने में जैसे किसी कृपा बरस रही हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कृपा का भंडार है तो वो देख रहा है, तो बृहस्पति की दृष्टि मानी जाएगी। यानी वो जहाँ भी देखेगा वहाँ कल्याण की भावना के साथ में इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंशन करा देगा। अगर शनि देखेगा तो वहाँ थोड़ी सी कमी ले आएगा, कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, संपीड़न कर देगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है इस बात का कि छोटा कर दो, रोक दो, रुकावटें खड़ी कर दो, ये जांच करो, इन्वेस्टिगेशन करो, थोड़ा लंबा चलो, मेहनत ज़्यादा करो, ये उसका प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य देख लेता है तो सूर्य वहाँ पे एक प्रकार का जो अंधकार व्याप्त है उसको दूर करने का प्रयास करेगा। यानी वहाँ की जो जितनी चीज़ें हैं सर स्पष्ट हो जाएंगी। आपकी कुंडली में सूर्य 3rd हाउस से बैठ करके 9th को देख रहा है, बृहस्पति भी उसको देख रहा है, दोनों की दृष्टि सामने आमने सामने है, तो 9th हाउस भी पावरफुल हो गया आपका, 3rd हाउस भी। यानी आप जो सोच लेते हैं वो काम करने में पूरी तरह सक्षम है और दुनिया की ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी बची नहीं है, ना बचेगी। जो आपने सोची हो और थोड़ा उस पर प्रयास किया हो तो निश्चित तौर पे पूरी हो जाएगी। वो पैसे की कमी जीवन में कभी ना थी ना रहेगी अंत समय तक, ये आपका सूर्य गारंटी दे रहा है। बुढ़ापे में भी जाएंगे तो जुपिटर आपको मदद करता रहेगा, पैसे बैंक बैलेंस पड़ा रहेगा आपका। और कुछ? नहीं सर। क्लियर हो गया मैटर? हाँ जी, वो खाली होता है ना प्लेनेट, तब उसका वो बस ये क्लियर करना है। हालांकि आपके केंद्र में 4-5 ग्रह हैं, जो ये बीच का पहला हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, 4 प्लेनेट का एरिया देखेंगे ज़्यादा है, तो ये केंद्र में बोलते हैं। यानी सेंट्रल फोर्स हो गई, बाकी की फोर्स साइड बाई फोर्स होगी। तो सेंट्रल फोर्स मजबूत है तो साइड बाई फोर्स ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है। तो केंद्र में जितने भी ग्रह बैठे होते हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में केंद्र में ग्रह हैं वो एक प्रकार से फेमस व्यक्ति होता है, मशहूर होता है अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने कारोबार में, दूर दूर तक उसकी पहचान रहती है। ये उसका परिणाम होता है। अब दशाएं आपको मिली है बृहस्पति की। बृहस्पति की दशा जो है आपके 9th हाउस को और 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो शुरू आपकी ये नवंबर से 16 साल की दशा होती है, नवंबर 34 तक रहेगी ये। तो बृहस्पति मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मरकरी आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है और 6th हाउस का रिजल्ट है। यानी ये बताता है आप स्पिरिचुअलिटी में 2018 के नवंबर के बाद से जल्दी से एंटर हुए होंगे, स्पीड से हुए हैं। 2018 से स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप स्पीड से आगे बढ़े हैं। एनजीओ से जुड़ना, प्राकृतिक कार्यों को और बढ़ाना, ये उसके परिणाम है। और आप जुड़े हुए भी है, काफ़ी समय से देख रहा हूँ मैं, 2-2.5 साल तो अपने साथ हो गए। तो ये परिणाम आपको अच्छे के लिए दे रहा है। और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ये आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में बड़ी मदद कर रही है, क्योंकि शनि ग्रह इसका मालिक है और वो आपके लगन में बैठा हुआ है। तो लगन को ये थोड़ा, यानी आपके मस्तिष्क को राहत दे रहा है जितनी भी आप रिसर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। सर एक एक चीज और क्लियर करें, जैसे आपने कहा शुक्र अगर सैंडविच बन जाता है तो वो एक भाव में, या जैसे 7 के भाव में, जैसे ये बीच के, जैसे पहले भाव में शनि आ गया, दूसरे में शुक्र और तीसरे में सूर्य है, तो उनके बीच में आ गया तो वो भी सैंडविच बनना चाहिए।
ये सैंडविच हो चुका है। इसका परिणाम ये होता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी होना। एक जना बीमार हो गया, कमी हो गई। विचारों में अंतर बढ़ गया तो कमी हो गई। चूंकि शुक्र ग्रह 0 to डिग्री पर है और इस शुक्र को बृहस्पति देख रहा है। अब दृष्टि की बात कर रहा हूं ना मैं। बृहस्पति के साथ आर लगा हुआ है। इस शुक्र को मंगल भी देख रहा है। इस शुक्र को केतु ग्रह भी देख रहा है। देखो कितने ग्रह देख रहे हैं शुक्र ग्रह को। तो सब ने अपना अपना रोल अदा किया है। अगर शनि की जगह पे चंद्रमा होता तो आपकी शादी नहीं होनी थी। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना इंटरेस्टिंग है ज्योतिष, है ना हाँ जी, इंटरेस्टिंग? हाँ जी, बहुत लगता है सुनते जाओ, बैठे रहो, लगता नहीं है सामने वाला बहुत भी। ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हाँ जी। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पुरुषोत्तम जी, आप अपना ना 8वां भाव इतना मजबूत कर रहे हैं कि आपके जितनी जमीनें खरीदी हुई हैं, जितने आपने धन इकट्ठा कर रखा है या मिला हुआ है किसी प्रकार से भी, उसमें 4 चांद लगा रहे हैं। प्लस अपना खुद के कर्मों में एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इस धरती पर जब जाएंगे आप तो बहुत कुछ नया लेके जाएंगे, दोबारा जन्म मिलेगा, तो ये चीजें आगे काम आएंगी। अच्छा और जी, आप सीख रहे हैं, आपके माध्यम से आपके परिवार वालों को भी बड़ी राहत अदृश्य रूप से निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि एनर्जी का लेवल बदल जाता है। ज्योतिष बहुत बड़ा, बहुत सात्विक, बहुत ईमानदारी का रास्ता है। सीखना और समझ में आ जाए तो परमात्मा का शुक्रगुजार मानना चाहिए, क्योंकि उसने आपको सिलेक्ट किया है। आप उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, उसकी भाषा को पढ़ने के लिए। उसकी भाषा डिजाइन उसने की ना, उसको पढ़ने के हाथ के लेने हैं, मत्थे के लेने हैं, ये बड़ा टॉपिक है। अंगूठे के लेने हैं, ये यहाँ से पता लग जाता है आदमी की, बाकी कुछ देखो नहीं। अच्छा, आप उसके पैरों के तलवे देख लो, पैरों के निशान से देख लो, उंगलियों के निशान से देख लो, आपके नाक की पोजीशन को देख लो, नाक के साइज को देख लो, आंखों के साइज को देख लो। ये भी एक विज्ञान है, ज्योतिष की ब्रांच अलग है। इससे एक अंदाजा लगता है बस। और हम जब बात करेंगे गहराई में उतर करके, तो एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं ना अपने, ये मैथमेटिक्स है, सारा सारा गणित है। ये समझने से, ये समझते तभी एनालिसिस पावर बढ़ती है। जब ये समझ में आता है तो हमारे लिए बाकी चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाती हैं। अब आपको पता है इंजीनियर अच्छा, आपके साइज नाक का है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, तिकोना है, क्या है, सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग जीवन है। जिसका, चलो क्यों बताता हूँ, जिसका नाक बड़ा सुंदर होता है वो प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अच्छा जी, लंबा होता है, बड़ा होता है और अच्छा होता है, तो वो प्रभावशाली व्यक्ति होता है ये समाज में। और इसके ऊपर तिल का हो जाए, तो तिल आ जाए इसके ऊपर, तो समझ लेना चाहिए धनवान भी है। इसी में गाल है, अच्छा, अपने गाल है, गाल पे तिल आ जाए तो आदमी धनवान होगा। परंतु बड़ा तिल आ गया तो चरित्र में दोष पैदा होने वाला हो गया। होठ मोटे अच्छा, हैं, पतले हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, अंदर हैं, आंखें धसी हुई हैं, आंखें बाहर हैं, आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, मत्था चौड़ा है, छोटा है, बाल उड़े हुए हैं, कान छोटे हैं, कान बड़े हैं, ठुड्डी है, डबल चोटी है, किसी की यहाँ भारी होता है। इन सब के परिणाम है। बच्चों का स्टाइल कैसा है, लेडी के गाल कैसे हैं, चेहरा लंबा है, गोल है, चौरस है, चपटा है ना। अब ये सारे, ये सब पढ़ाई की हुई है। ये 40% काम करते हैं, ज्यादा नहीं। परंतु जब आप 100% बात करेंगे, हम मैक्सिमम लेवल तक बात करें भी, जो मुख्य शब्द बोले ब्रह्मांड में जाए, पूरे हो जाएं, तो उसके लिए आपको ध्यान साधना करते करते ज्योतिष सीखनी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मेरे को काफी साल हो चुके हैं, तो इसके क्लूज मुझे पता है, तो वो मैं आपको कोड कर रहा हूँ आपके लिए बड़ी आसानी से। अगर लग रहा है कोई समझ में नहीं आ रही तो मेरे से आप पूछ सकते हैं बार बार, क्योंकि ये बातें मुझे किसी ने समझाई नहीं थी। ये मेरे पिछले जन्मों का ध्यान साधना से कैसेट खुल गई, तो फटाफट बता रहा हूँ आपको ऐसी बातें। ये मेरे को न किताबों में पकड़ गई बातें ऐसी नहीं,
तो किताबों से कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, ये लिखा है फिर वो लिखा है फिर ये लिखा है फिर, तो करोड़ों लोगों के लिए लिखा है, आपके लिए क्या है? आपके लिए तो अलग चलेगा ना काम का। तो मेडिटेशन का ओनली वे टू रिजॉल्व ऑल वर्ल्डली एज वेल एज स्पिरिचुअली प्रॉब्लम, ये मेरा मानना है और इसमें मैं सफल हुआ हूँ। तो मैं कहता हूँ रोजाना ध्यान करिए, थोड़े समय के लिए करिए, तो जो अंदर आवाज आ रही है ना, मधुर संगीत, जिसको मैंने दिव्य संगीत कहता हूँ, ये परमात्मा का संगीत है। अगर हम परमात्मा से बात करना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, तो अंदर के संगीत को सुनिए। अगर आप ध्यान पूर्वक होकर के 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी सुन लेंगे, सुनने का तरीका जिनको आ रहा है वो तो अच्छी बात, जिनको नहीं आ रहा है तो कान में उंगली डाल के सुन लीजिए। कान में उंगली डाली, हमको आवाज आ रही है, आप जितनी देर बैठ सकते हैं रीड करिए, सीधे रख के बैठिए, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी और एक क्षण ऐसा आएगा कि आपकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी। उसके बाद आप रह ही नहीं जाएंगे पहले जैसे, तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि चाय पीनी है कि खाना खाना है, आपके अंदर विचार ही हो जाएंगे तो क्या घटना घटने वाली होगी। तो आप दिव्य हो जाएंगे, दिव्य पुरुष बन जाएंगे, दिव्य तो प्राप्त कर लेंगे। जितना ज्यादा इसमें आप रहेंगे उतनी आप क्वालिटी बनती चली जाएगी, जहाँ जाएंगे वहाँ कल्याण होगा। एक आदमी बेचारा बैठा है आराम से, कोई काम ही नहीं कर रहा, आप उसके पास जाएंगे वहाँ भीड़ लग जाएगी काम की, वो कहेगा इतने सारे ग्राहक साथ लेके आ गया, हवा बंद पड़ी थी, आप चले जाएंगे हवा चल पड़ेगी। आप खड़े किसी समारोह में बरसात आ गई, थोड़ी देर के लिए दोनों हाथ फैला के आप आकाश को देखिए, बरसात गायब हो जाएगी, रुक जाएगी, हवा चलने लग जाएगी। आपको परेशानी परमात्मा पूरी प्रकृति नहीं देगी, क्योंकि प्रकृति हमारी दास है, सारा ब्रह्मांड हमारा सेवक है, हम चैतन्य हैं, वो जड़ है, वो हमारे कार्य को करने के लिए बाध्य हैं और आदेश सुनने के लिए तत्पर खड़े हैं। बोल मेरे आका, ऐसा उनकी तरफ से अहोभाव के साथ सेवक का भाव है। अब हमें उनको आदेश देना है। आदेश दो तरह से किया जाता है, एक तो अहंकारवश दिया जाता है, वो तो पूरा हो ना हो, आप अहोभाव से देंगे वो काम शुरू हो जाएगा। ये प्रयोग मैंने बहुत किए हैं, चलती बरसात को रोक देना, आंधी को रोक देना, परेशानी आ रही है जीवन में, कैसे उसको रेक्टिफाई करना, बहुत पहले की बातें हैं। घर में बीमार हो गया कोई, कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, मेडिटेशन के माध्यम से, सेल्फ सजेशन से और टेलीपैथी से, ये संभावनाएं सारी हमारे को मजबूत बनाती हैं और जैसे जैसे करते हैं हमारा लेवल ऊंचा उठता जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुक्त उतने समय निकालें जितने पूरे होने वाले हों, और जितना हो सके ईमानदारी से निकाले जाए, और जितना हो सके खाने पीने में बड़ी सात्विकता के साथ जीवन जिया जाए, शरीर को साधा जाए, खाने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। लंबी ठीक बात है। है, मुझे अच्छा लगा आप लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। और मोनिका बहन जी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप आज फाइंड अप करें या कोई और कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन आई थिंक बहुत लेट हो गया है, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम के लिए, कोई बात नहीं, अगली बार के लिए आप पेंडिंग रखिए, पर आप निश्चिंत क्योंकि रहिए, क्वेश्चन को जवाब घुमाइए। अभी 7वें 8वें भाव में ही घूम रही हूँ भाई जी, बार बार इसको देख रही हूँ कि क्या क्या चीजें, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है। हाँ एक ये तो मुझे जैसे एक 8वें भाव में बहुत भारी अनसक्सेस, सोशल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, उसके बाद सफलता, तो मुझे लगा अमिताभ बच्चन की याद आई हाँ कि उनके में भी रहा होगा 100%, क्योंकि बहुत अधिक डुबान के बाद फिर वो उठे हैं। मैंने कहा था ना कि बहुत भारी असफलता के बाद जी जब जी, कुछ फिर सफलता। तब फिर क्या जी जी बनता है, तो वो 8वें भाव की वजह से बनता है। अदृश्य ताकत काम करती है, आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं, हाँ जो जी आपको जी जो आपको प्रसन्नचित्त बनाते हैं। एक होता है प्रसन्नचित्त, हैप्पी मूड, एक होता है क्वेश्चन वाला मूड, तो आपको हमेशा प्रसन्नचित्त बनाए रखते हैं। प्रसन्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित्त बनाते हैं, प्रसन्नचित्त नहीं। समझ में आ गई बात मेरी? मतलब हैप्पी ना, ओवर थिंकिंग, अच्छा इनक्विजिटिव। प्रश्न चित्त बना, हाँ अच्छा प्रश्न ओके ओके समझ में आ ओके गया ओके, आपको? मुझे मतलब बहुत आपके क्वेश्चन, यहाँ से पता लग रहा है।
अच्छा, एक बात और है, ये जो यहाँ बैठा हुआ है, ये आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों में ले जाने के लिए तैयार है हम्म, और आप आगे बढ़ जी रहे हैं। जी। बाकी तो कुंडली का क्या अध्ययन करूँ। और मजेदार बात यह है, भाई जी, मैं ये जानना चाह रही थी, मेरे पिछले बर्थ में मेरा लाइफ मतलब मैं अच्छी अच्छी इंसान थी या नहीं, स्पिरिचुअल थी या नहीं थी, देखिए लास्ट पर। पिछले जन्म को अगर देखना है तो 5th हाउस से देखा जाता है। पूर्व जन्म 5th हाउस से, वर्तमान जन्म का भाग्य हमारा 9th हाउस से। तो पिछला जन्म जो आपका 5th हाउस है, उसका मालिक शुक्र ग्रह 10th हाउस में अपनी राशि में मंगल के साथ बैठा हुआ है। दोनों में डिग्री देखें तो 22 डिग्री और 60 डिग्री का अंतर है। तो आपका जो ओवरऑल मूड रहता है, पिछले जन्म में भी था, तो पति आपको लगता नहीं मिले हैं जो इस वक्त हैं। जी जी, क्या बोला आपने? जो पिछले जन्म के पति थे वो खाता पूरा नहीं हुआ था, अब दोबारा इस जन्म में पूरा करने के लिए आप मिले हैं। एक दूसरे को सताया होगा तो अब वापस में एक दूसरे को सता रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सावधानी रखिए। खाता इतना प्यार जी दीजिए ताकि खाता पूरा कर लें और दोबारा पति ना मिले, पति से अलविदा हो जाएगा, नहीं तो तिवारा फिर पति में मिलेगा। अच्छा अच्छा, जी जी जी। आप जी जन्मों का जी जी रास्ता हो जाएगा। 7 जन्म का संबंध बोलते हैं ना, ऐसे ही नहीं बोलते। आप अगर अपने हाँ, पति पत्नी से, किसी संबंधी से छुटकारा चाहते हैं, तो जो मुझे सूत्र समझ में आया है वो ये आया है, उसको भरपूर प्यार दीजिए, पूरा भरपूर उसकी सारी बातें सहन कर लीजिए और आप अपने तरफ से पूरा उसको योगदान दीजिए। दुखी होकर के नहीं देंगे, दुखी होकर देंगे तो नया खाता बना लेंगे। फिर आप स्वीकार भाव देंगे तो उसमें आपको जो है धीरे धीरे आपकी जो डायरी में अंक लिखे हुए हैं वो प्लस होते चले जाएंगे और आप बड़ी शांति के साथ में निर्लिप्त होकर के ऐसे मानते हुए कि एक पार्ट अदा करना था मैंने कर दिया, बंधन नहीं रहेंगे, कर्म बंध से बच जाएंगे। और ऐसा बचने का मतलब नहीं होगा। आपका 8वां घर बहुत मजबूत है इस वक्त, कर सकते हैं आप। केतु ग्रह है ही वो 8वां घर झंडा, एक घर के अंदर झंडा क्यों लगाइए आप, ओके, जी जी जी। ये आपको राहत दे जाएगा। कहाँ लगाना है? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट, ओके। ठीक है, जी जी, झंडा लगा साउथ दीजिए। वेस्ट फेसिंग ही है हमारा घर भी। हाँ, साउथ वेस्ट फेसिंग घर है। झंडा लगा जी। दीजिए बृहस्पतिवार को सुबह 12 बजे से पहले पहले, और फिर इसके चमत्कार देख लीजिए। और जिनके फिर नहीं लगाया हुआ तो लगा लीजिए, सभी मेंबर से मैं कह रहा हूँ, बृहस्पतिवार झंडा लगा लीजिए, कोई लगा लीजिए, सब छूट ही छूटा है, पर झंडा होना चाहिए। तो उससे आपको केतु ग्रह का एक प्रकार की जो वाइब्रेशन करेगा। तानिया जी जुड़ते हैं बहुत दिन के बाद आए हैं, कोई बात कहना चाहेंगे? मैं तो यही सोच रही थी कि नाक सुंदर कैसे होती होगी। नाक सुंदर कैसे होती है, लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। तो, आप चेक कर लो, मैंने तो फ्री दिया आपको। ऐसे लोग देखो जिनमें सर मेरी मैडम की नाक बड़ी सुंदर है। हाँ सर, हाँ जी, मेरी मैडम की नाक बड़ी सुंदर है। बड़ी प्रभावशाली है ना वो, तभी तो आप पे राज कर रही है, हाँ जी, तभी तो आप पे राज कर रही है, वो आप पे राज कर रही है। मेरे तो राज कर दिए जो। हाँ तो बोल तो रहा हूँ मैं आपको। हाँ, जिसकी नाक उसका सुंदर मत्था होगी, चौड़ा है, हाँ फेस लंबा है, हाँ, मत्था चौड़ा है, फेस लंबा है, नाक तिखी है, सुंदर आज है के बहुत। बाद उनसे नाराजगी मत रखना, और आज के बाद ढेर सारा प्यार पूरी श्रद्धा से देना, ऐसे मानना देवी है तो, अच्छा, और आपका जीवन सुधर जाएगा। हाँ है, अपने आप को देवता मान लेना फिर। ठीक है सर। तो नाक सुंदर करने का तरीका ये है, आप तो कोशिश करें बृहस्पति के बीच में ज़्यादा खाएं। जैसे क्या बोलेंगे उसको, हल्दी का ज़्यादा सेवन करें आप, केसर का सेवन करें, पपीता खूब खाएं, पीली वस्तुएं, बेसन का इस्तेमाल करें,
अब खाने में चमक होती है ना, चमक तो क्रीम लगाने से आती है, एक दमक होती है वो अंदर से बाहर निकलती है। तो अंदर से बाहर निकालना हमें, बाहर से कुछ नहीं लगाना करना, बाहर तो जैसे है ठीक है, अंदर से बाहर निकालने का रास्ता है केसर, हल्दी, पपीता, ये बृहस्पति के आइटम है, भरपूर सेवन करिए, फायदा ही होगा। सर किसको दिमाग बता में रहे हो मेरे जी को हमने किसको? एकादशी के दिन हमने चावल एकदम बंद कर दिया, आपने जैसे बताया था। हाँ तो चावल हमने टोटली बंद कर दिया। मंडे को नमक कंप्लीटली बंद कर दिया। वाह। अब आप जी देखेंगे जीवन में जैसे आप इस ज्योतिष का लाभ ले रहे हैं, आपके मानसिक तल पे एक प्रकार का पॉजिटिविटी बढ़ेगी और ये 8वें घर को जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मांगना कुछ नहीं पड़ेगा, मिलेगा, क्योंकि आप हम अपने कर्मों में 25-30% अपने प्लस पॉइंट कर सकते हैं, करने से कुछ राहत मिल सकती है। तो 25-30 पहले मुझे लगता था बिना नमक के कोई कैसे रहेगा, बहुत परेशान। लेकिन आप यकीन मानिए, जैसे आपने समझाया, तो इतना इजीली अडॉप्ट हो गया वो चीज, इतना इजीली स्वीकार हो गया, और कहीं से भी नहीं महसूस होता है कि आज नमक नहीं मिल रहा है, नमक नहीं मिल रहा, मतलब बहुत इजीली दिन गुजर जाता है। ऐसा लगता है एक पॉजिटिव वे में उसको लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चावल नहीं खाना एकादशी में, एकदम हम वेट करते कब एकादशी है, देख रहे होते हैं, और चावल नहीं खाना है जी। बहुत कोई मुश्किल नहीं लगता कुछ भी। मैं तो यहाँ तक जी कहूँगा कि थैंक यू सर, थैंक यू। चंद्रमा ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका केतु से जुड़ा हुआ है चंद्रमा, और छाया बहन जी का जुड़ा हुआ है, किसी का शनि से है, किसी का राहु से है। तो ऐसे लोगों को रात को सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी चाहिए, रात को आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। जिनका भी चंद्रमा, जितने लोग बैठे हैं सबका चंद्रमा कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, केतु से, राहु से, सूर्य से या शनि से। तो उसके बिना अध्यात्म में नहीं आ सकते आप। अध्यात्म में आना है तो ये चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इसलिए अब रात के वक्त दूध ना पिया जाए, अगर पीना ठीक है तो उसको रूह अफ़ज़ा डाल के पी लीजिए, मैंगो शेक बना लें, या उसको कॉफ़ी में कन्वर्ट कर दें, कोल्ड कॉफ़ी पी लें, हॉट कॉफ़ी पी लें, या दूध के अंदर कोई इलायची है, हल्दी है, कोई केसर डाल के पी लें, तब तो ठीक है। प्लेन दूध पीना खतरे से खाली नहीं है, हजम नहीं होगा, नुकसान पैदा करेगा कुछ लोगों के लिए। मतलब चावल और रोटी भी नहीं, क्योंकि वो भी सफ़ेद चीज़ें वाइट है, नहीं, आटा भी वाइट सफ़ेद चीज़ें नहीं, सफ़ेद चीज़ें नहीं। है। जी जी। और कुछ वाइंड अप करें, आज टाइम देखो कितना हो गया, सारे ने सुने जा रहे हैं, 9:12 हो गए हैं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा, रात दिन बोले जा सकते हैं, रात दिन चले, आज थकेंगे नहीं। जब मैं जोर में था ना, तो मैं कई घंटे के साथ मत्था मारता रहता था, पढ़ता रहता था और मिलाता रहता था अपनी कुंडली को, अपने परिवार को। इतना अध्ययन कर लिया तो लगने लगे कि तो एंडलेस है। फिर मेडिटेशन की तरफ जब आया तो बात, तो मेडिटेशन से हमें एक निखार आता है, निखार आता है हमारे व्यवहार में, शब्दों में और नॉलेज के अंदर। और दूसरा, पिछले जन्मों का कुछ किया होता है तो एक्टिवेट हो जाता है। ये मेडिटेशन का प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। आपने चाहते हैं कि हमारा जीवन अंतिम सिद्ध होकर जाए, धरती पर दोबारा ना आना पड़े, धरती पर दोबारा आए तो अपनी मर्जी से आए, हमें भेजा ना जाए कि खाते पूरे करके आओ, ऐसा ना भेजा जाए, आदेश ना मिले, हम अपने आप मर्जी से आए। तो उसके लिए सरल तरीका यह है, जितने संबंधी हैं वॉलेंटरीली मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो रिग्रेट मत करिए किसी प्रकार का, यहाँ पे स्प्रेन कर लीजिए साफ। उनकी छाप को, उनके व्यवहार को यहाँ पे मत लेके चलिए। मदद करें तो बेटर, नहीं करें तो कोई खास बात नहीं, अपनी उम्मीदें उनसे मत लगाएं। तो जितने दिन बाकी के बचेंगे उनमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं होगा जो नया कर्म बंद बने, पुराने धीरे धीरे माइल्ड हो जाएंगे। और मेडिटेशन करने से पुराने कर्म भी, कर्म बंद का भी दग्ध हो जाते हैं, नहीं कंबस्ट हो जाते हैं। परमात्मा क्या करता है, उसको माफ कर देता है। ताकत तो सारी वहीं से आनी है ना। आप स्ट्रीमलाइन हो गए तो सारे रिश्तेदारों से ऊपर से चले क्रॉस कर गए आप, तो सबके लिए आपके मन में दुआएं हैं, सबके लिए आपके मन में विशेष प्रकार का भाव है। तो अगर कुछ इच्छा करती है देने की, खाने पीने की चीज़ें, तो खीर बना के जरूर खिला दिया करें। खीर बना करके खिलाएंगे तो कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन इसमें आ गया। उसमें केसर जरूर डाल दें,
ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, ड्राई फ्रूट डाल दें। तो मंडे वाले दिन बनाए खीर, अच्छा लगेगा, और गिफ्ट करें, आपको भी अच्छा लगेगा, पर रात को नहीं, दिन में। तो आज की मीटिंग के अंदर सभी ने बड़ा शौक दिया और बड़े तन्मयता से सुन रहे हैं। इतने प्रवचन तो कोई सुनता ही नहीं है, वहाँ जाकर के भी ज्योतिष में क्यों सुनते हैं। तो सबकी कुंडलियां मेरे पास होती हैं। सर बच्चे देख आपको के बोलता बिल्कुल है, अंदाजा नहीं है कि आज के दिन में कितने जल्दी मुझे अपना डिनर कंप्लीट करने की जल्दी रहती है, सारा काम निपटाऊं, वाइंड अप करूं और 8 बजे के पहले मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं। मतलब ऐसी जल्दी मची रहती है ना आज की, क्या बताऊं। चलो कन्नू जी बात करना चाहेंगे, कन्नू जी बोलिए। ओम शांति भाई साहब। बोलिए, ओम शांति बोलिए। मैंने यही पूछना था कि आप ये कह रहे हो ना कि चंद्रमा के साथ कोई अगर शनि ग्रह बैठा है या, लेकिन जिस किसी की कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा के साथ बृहस्पति और बुध बैठा हो फिर क्या होता है, और 8वें घर में राहु हो फिर क्या होता है? देखिए सूर्य के साथ केतु है आपका 2nd भाव में। हाँ जी। घर में झंडा जरूर लगाना चाहिए, या फिर झंडे वाली जगह से जरूर आपको जुड़ना चाहिए, ताकि आपकी कीर्ति अभी बहुत है, क्योंकि आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इसी का परिणाम है, ये समाज में एक नाम आपका बनता है। राहु ग्रह इस बात में बताता है कि जितने घर में सफाई होगी, आप अज्ञात सोर्सों से धन ही नहीं होता, धन के अलावा हमारे यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, वो भी एक प्रकार का सम्मान मिलता है, वो भी एक प्रकार का कुछ प्राप्ति हो रही होती है अज्ञात से, अचानक से। तो वो आप उसके काम कर रहे हैं पहले से, इसमें और इजाफा हो सकता है। चंद्रमा बैठा है बृहस्पति के साथ, तो ये गज के योग बनाता है, जीवन में समाज को, संसार को कुछ ऐसा दे के जाएंगे जो पहले से नहीं था। ये यहाँ गारंटी दे रहा है। कैसे दे के जाएंगे? मरकरी साथ बैठा है, तो मरकरी क्या करेगा, कुछ ना कुछ आदान प्रदान करके, कुछ वस्तुओं के माध्यम से, कुछ आपकी वाणी के माध्यम से, ये आपको प्रेरित कर रहा है। जो आप सोच लेंगे वो आप कर पाएंगे, समर्थता देता है। मंगल जो बैठा 6ठे घर में, ये आपको सावधान करता है कि बदला किसी से मत लीजिए, आप अपने आप को बदल लीजिए, फायदे में रहेंगे। शुक्र बैठा आपका पूरा फर्स्ट हाउस मस्तिष्क में। पे, तो संसार के आकर्षण से, संसार के वर्ल्डली जितने भी आकर्षण की दुनिया है उनसे आपका नाता रहेगा। आपको अच्छा लगता है, साफ सुथरा, फैशनेबल, वो आपको रखता है, वो उसमें आपको पारंगत बनाया है। सेंटर खरीदना हो, चाहे कपड़े अच्छे खरीदने हो, ये आपको बना के रखता है। 10वें घर में शनि जो है, ये आपको हुकूमत करने के लिए बाध्य करता है, कंट्रोल करना दूसरे को, ये इसकी कंडीशन है। तो कुंडली ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी है, इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। अगर घर में गंदगी पैदा हुई, विचारों में गंदगी हुई, बदल लेने की भावना आई, तो राहु आपका 8वें घर में नुकसान पहुंचाएगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा। ओके, ओम शांति कहूंगा, सबको दुआएं देते हुए प्रणाम करूंगा। सबका जीवन अच्छा बने। अगली बार मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। 9th और 10th बात करेंगे, में चेक कर सकते जाएंगे। ओम शांति। मन में जितने भी क्वेश्चन आए, आप अपना भाई समझ